वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962। याद रखिएगा, ये अधिनियम नहीं है, ये जो है नियम 1962 है। नियम और अधिनियम दोनों में बहुत अंतर रहता है, ठीक है। अधिनियम जो होता है वो धारा जो है उसमें समाहित होता है, धारा समाहित होता है। नियम में जनरली धारा समाहित नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें नियम में धारा जो है वो दिया हुआ है। तो देखिए, ये नियम में इसलिए धारा दिया हुआ है क्योंकि ये एक प्रकार का अधिनियम ही है। अब इसका नाम अधिनियम क्यों नहीं रखे हैं? इसका नाम अधिनियम इसलिए नहीं रखा हुआ है क्योंकि अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को लेके चल रहा है। ठीक है, ये जो है मेन है, 1960 के तर्ज पे चल रहा है। इसलिए इसका जो नाम है इसको अधिनियम न रख के नियम रखा गया है, जो कि 1960 के अधीन में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब पंजीयन। देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसमें हम लोग पंजीयन, जो कि धारा 3 से स्टार्ट है। तो देखिए, अब ये जो है ये एक अधिनियम के भांति भी है। तो इसमें धारा 1 भी है, धारा 2 भी है। तो धारा 1 में क्या होता है आप लोग को सभी को पता है कि धारा 1 में संक्षिप्त नाम होगा और विस्तार होगा। तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका? तो यही जो ऊपर में लिखा है यही इसका संक्षिप्त नाम है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962। और ये इसका जो विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। धारा 2 में परिभाषा दिया गया है। याद रखिएगा, धारा 2 में परिभाषा दिया गया है। तो इसमें आप लोग को क्या क्या चीज का याद रखना है बताता हूं। देखिए, पीडीएफ में मेंशन नहीं किया गया है लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसमें जैसे कि सम परीक्षा हो गया। सम परीक्षा तो आप लोग को पता है, हम लोग पहले ही देखे हैं कि जो ऑडिटर होता है, सम परीक्षा होता है, वो क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है पर जो रजिस्ट्रार लेवल के हैं उसको। और सम परीक्षक फर्म क्या होता है? तो सम परीक्षक फर्म क्या होता है? कोई चार्टेड अकाउंटेंट टाइप का रहता है। ठीक है, सम परीक्षा जो करता है उसके लिए एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है, सीए, वो सम परीक्षक कहलाता है। ठीक। और इसमें बोनस भी एक वर्ड है, बोनस का भी परिभाषा है। तो आप लोग को पता है कि जो वेतन तो रहता है, उसके अतिरिक्त यदि कर्मचारी जो है उसको अलग से राशि दिया जाता है, अनुज्ञेय राशि बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है बोनस। ठीक। सहकारी वर्ष इसमें दिया गया है, सहकारी वर्ष का परिभाषा। सहकारी वर्ष मतलब किस वर्ष को बोलेंगे? ऐसा वर्ष जो कि 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, और 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ये हो जाएगा। समन्वयक का परिभाषा दिया हुआ है। समन्वयक जैसे कि आपस में जोड़ने वाला, तो आपस में किसको जोड़ेगा? तो जिला स्तर सोसाइटी को राज्य स्तर में जोड़ेगा। जो सोसाइटी है, आयोग है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, समन्वयक कहलाता है। इसी में एक एक्स्ट्रा आप लोग याद रखिएगा, जय पत्र। जय पत्र का परिभाषा क्या होता है? तो जय पत्र किसको बोलते हैं? जैसे इसमें धारा जो 85 है उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई आज्ञा हो जिसका निर्णय कौन करता हो? पंच करता हो। कोई आज्ञा हो जिसका निर्णय कौन करता हो? निर्णय किया जाता हो, या निर्णय किसके द्वारा, या पंच निर्णय किया जाता हो, पंच निर्णय। इसी आज्ञा को क्या बोला जाता है? पंच जय पत्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? जय पत्र बोला जाता है। ठीक। तो ये आप लोग जय पत्र का याद रखिएगा। और जय पत्रधारी ये कौन होता है? तो ये राज्य शासन में सम्मिलित रहता है, कोई भी संस्था या व्यक्ति से है जो कि जय पत्र धारण करता है। ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी संस्था हो। वसूली अधिकारी क्या होता है? धारा 85 के तहत रजिस्ट्रार के शक्ति का जो प्रयोग करके क्या करता है? वसूलता है, फीस को जमा करता है। ठीक है, उसको बोलेंगे वसूली अधिकारी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन है? तो जो सहायक रजिस्ट्रार, ये सब रजिस्ट्रीकरण अधिकारी में आता है, जो रजिस्ट्रीकृत करता है। ठीक है, तो इसमें जो जय पत्र है इसको आप याद रखिएगा। और एक होता है विक्रय पदाधिकारी।
विक्रय पदाधिकारी मतलब ये भी राष्ट्र रजिस्ट्रार के समरूप आदेश जो है वो दे सकता है। जैसे कि कोई उधार लिया है, नाम से ही पता है उधार लिया है, ठीक है, उधार लिया तो कुर्की करना, संपत्ति का कुर्की करना या उसका नीलामी करना, उधार को नहीं भर पाई थी, किसका काम होता है? विक्रय पदाधिकारी का काम होता है, ठीक है। जैसे किस मान ले जाए एक सोसाइटी है, वो उधार लिया है, चुका नहीं पाए, जैसे बैंक लोग करते हैं ना, घर के नाम पे लोन लिए रहोगे, चुका नहीं पाओगे तो घर में कुर्की करके उसको क्या कर देते हैं? नीलामी कर देते हैं। वैसे ही इसका भी है, ठीक। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पंजीयन, जिसको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन। ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मतलब पूरा थियोरिटिकल क्लास है, ठीक है। इसमें मेन मेन डाटा को बस आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, और किसका रिलेशन कौन से चीज से है उसको देखना पड़ेगा, ना कि धारा को ज्यादा रट्टम मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए धारा 3 में क्या दिया है? पंजीयन की सहायता हेतु अधिकारियों के वर्ग। तो इसके सहायता हेतु अधिकारियों के वर्ग किसमें दिया हुआ है? धारा नंबर 3 में। और ये जो है कौन होगा? तो इसमें देखिए लेखा परीक्षा अधिकारी होगा, लेखा परीक्षा अधिकारी, और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक की नियुक्ति जो है कर सकेगा। ये जो है दो लोगों का नियुक्ति करेगा, ठीक है, लेखा परीक्षा अधिकारी और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षण का, ठीक। और उसमें जो हम लोग देखे थे रजिस्ट्रार के जो है उनके सहायता के लिए, तो वो अलग है, और ये जो है अलग है, ठीक है। ये किसके सहायता? पंजीयक की सहायता हेतु सहकारी संस्था के लेखा परीक्षक और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक की नियुक्ति जो है कर सकती है, ठीक। अब देखिए धारा 4 में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र दिया हुआ है। तो ये जो है आवेदन पत्र जो है कम दिया गया हुआ है धारा 7 के उपधारा 1 में। किसी पंजीयन की जाने वाली संस्था की सदस्यों की कोई एक सदस्य पंजीयन संस्था हो, तो ऐसी सदस्य संस्था की कमेटी का कोई सदस्य ऐसी समिति के ठहराव द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन पत्र पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा, और ऐसे ठहराव की एक प्रतिलिपि आवेदन पत्र के संलग्न की जाएगी। मान ले जाए, देखिए एक ये बड़ा संस्था है, इसके अंतर्गत ये कोई छोटा छोटा संस्था है। अब मान लीजिए ये तो पंजीकृत है, ये भी पंजीकृत है। अब यदि ये चाहे तो इसके पंजीकरण में साइन कर सकता है, ठीक है, इसके पंजीकरण में क्या करता सकता है? साइन कर सकता है, ठीक है। और ये जो आवेदन पत्र है, ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंजीयक को, पंजीयक मतलब जो रजिस्ट्रार होता है उसको, इसी को बोला जाता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा या रूबरू सौंपा जाएगा कार्यालय में जाके, ठीक है। रूबरू मतलब कार्यालय में जाके डायरेक्ट देगा, या फिर रजिस्ट्री डाक के भेजा जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्री डाक के भेजा जाएगा, मतलब जो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्री डाक, ठीक। आगे देखिए, ये सेम बात है कि आवेदन की प्राप्ति तारीख वर्णित की जाए। क्या बोला गया है? यदि हस्ताक्षर किया जाएगा तो उसको किस डेट में प्राप्त हुआ है उसका तारीख जो है वर्णित किया जाए, जारी करेगा। ये उसके बारे में इंस्ट्रक्शन है। आगे देखते हैं इसमें का। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यविधि क्या है? तो इसका कार्यविधि देखते हैं। यदि पंजीयक आवेदन पत्र पर विचार करेगा तथा आवश्यकता हुई तो आगे जांच की आज्ञा देगा या पंजीयन अस्वीकार कर देगा। इसमें देखिए कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहला कौन सा? एक तो विचार करेगा, ठीक है, विचार करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? जांच का आज्ञा दे सकता है, जांच की आज्ञा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है इसका? कि पंजीयन को अस्वीकार, स्वीकार नहीं, ठीक है, अस्वीकार कर देगा, ठीक। तो ये 3 कंडीशन करेगा। यदि जो है आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो कौन करेगा? पंजीयक करेगा, ठीक है। और स्वीकृति करने का निर्णय करे तो वह पंजीयन के हेतु रखे गए रजिस्ट्रार में संस्था को पंजीबद्ध दर्ज करेगा, ठीक है। क्या करेगा? पंजीबद्ध दर्ज करेगा, ठीक है, वो तो सभी हर जगह होता है, ठीक। लाइन के बाहर पंजीबद्ध मतलब। धारा 6 देखते हैं। विषय जिनके संबंध में सोसाइटी की उप विधियों बनाई जा सकेगी। क्या बोला गया है? धारा 6 में क्या दिया है?
विषय जिसके संबंध में सोसाइटी की उपविधियां बनाई जाएगी। यदि मान ली जाए कोई सोसाइटी है तो उसके अंतर्गत उपविधियां बनाने की शक्ति धारा नंबर 6 में है। ठीक है, धारा नंबर 6 में है। और धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन पंजीयन के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र में संबंधित उपविधियां संलग्न होगी। तो क्या क्या विधियां हैं देखिए, उसमें रहेगा सोसाइटी का नाम, सबसे पहले तो सोसाइटी का नाम रहेगा। ठीक है, पता रहेगा, कार्य क्षेत्र रहेगा, सोसाइटी का उद्देश्य क्या है रहेगा। यदि कोई बीज भंडारण से है तो बीज भंडारण है। यदि कोई खाद प्रोवाइड करता है, खाद प्रोवाइड हो गया। यदि कोई विपणन का काम कर रहा है तो विपणन का सोसाइटी हो गया। कोई ऊर्जा से रिलेटेड है तो ऊर्जा सोसाइटी हो गया। इसका जो है धारा नंबर 10 में आप लोग वर्गीकरण के बारे में बताया हूं, सोसाइटी का वर्गीकरण। ठीक है, सोसाइटी का वर्गीकरण किस में है, धारा नंबर 10 में है, और ये 1960 के में है। ठीक है, अधिनियम 1960 धारा 10 में वर्गीकरण है। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य है कि ये एक प्रकार से वर्गीकरण में का ही एक पार्ट हो जाएगा। उसके सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं क्या है, सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं, कहने का मतलब ये सोसाइटी है तो सदस्य को तो मिलेगा, साथ में इससे जो परचेज कर रहा है, जो नागरिक है, उनको क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, सदस्यता अभिप्रेत करने के लिए पात्रता, अभिप्रेत करने हेतु प्रक्रिया, सदस्य बने रहने के लिए निर्बंधन तथा शर्तें। ठीक है, सब दिया हुआ है। और पूर्ण संभावित सदस्य सदस्यता चाहे अभी प्राप्त करे जिससे कि सोसाइटी की सेवाओं का उपयोग किया जाता रहे। ठीक है, ये जो है लाइन के बाहर दिया हुआ है, उतना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट का बात नहीं है, बट सिलेबस के अंदर है तो पूरा देना पड़ेगा, इससे कुछ क्वेश्चन बन तो सकता नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हुए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो बता दूंगा। ठीक है, और खैर ये सब तो पूरा आप लोग का एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। देखिए, तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट वाला है कि लगभग 20 टॉपिक पे जो है आवेदन में मेंशन रहता है। आवेदन में मेंशन कितना टॉपिक पे रहेगा, 20 टॉपिक पर। ठीक है, 20 टॉपिक पे आवेदन में जो है मेंशन रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। संस्था के नाम में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली शर्तें एवं अपनाई जाने वाली विधि, ये धारा नंबर 9 में दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है कि किसी भी नाम में परिवर्तन करना हो या शर्तें अपनाई जाने वाली जो भी विधि है कि किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए, धारा 13 के अधीन संस्था के नाम में परिवर्तन इस प्रकार से जो कि संस्था के उद्देश्य से प्रतिकूल न हो किया जा सकेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा नाम रखेगा उटपटांग सा नाम, तो उसको परिवर्तन करने के लिए जो है बोला जा सकता है। ठीक है, संस्था के नाम से प्रत्येक परिवर्तन उप विधियों में संशोधन के द्वारा किया जाएगा। क्या बोला गया है, उप विधियों में संशोधन के द्वारा किया जाएगा। और ये किसकी उपविधि है भाई, तो ये जो है सहकारी समिति का उपविधि है, सहकारी समिति का, जो कि क्या हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया हो। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी समिति बनाएगा तो वो समिति को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए पहले अपने समिति का नियम धर्म बनाएगा, तो उसी नियम को उपविधियां बोला गया है कि उसकी क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब। ठीक है, तो ये सब जो है उसके उपविधि में संशोधन करके बनाया जाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 10 सदस्य है, 2 लोग हाँ बोल दिए, तो पहले नाम क्या था, पहला नाम था छत्तीसगढ़ जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक। ठीक है, अब 10 लोग मिलके वो बैंक का नाम थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट उसमें उपविधि निकालेगा। यदि कोई खाद्य सुरक्षा निगम लिमिटेड कोरबा रख दिया, ठीक है, अपना नाम, तो वो बाद में चेंज करके खाद्य प्राइवेट लिमिटेड विपणन मर्यादित ऐसे टाइप से उटपटांग टाइप से रखेगा, या उटपटांग टाइप को सीधा करेगा, तो वो डायरेक्ट ऐसी मौखिक रूप से नहीं कर सकता है या लेटर के जरिए नहीं कर सकता है, बल्कि अपना जो नियम धर्म बनाया रहता है, जो निर्देश बनाया रहता है उपविधि, उसमें संशोधन करके करता है। ठीक है, उपविधि में संशोधन करके। ठीक, देखिए, प्रत्येक दशा में जबकि संस्था अपना नाम परिवर्तित करनी चाहती हो, पंजीयक को अपना मूल पंजीयन प्रमाण पत्र भेजेगी। क्या बोला है, पंजीयन को अपना मूल प्रमाण पत्र क्या करेगी, भेजेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजीयक द्वारा नाम में परिवर्तन स्वीकार किए जाने के बाद वह संस्था के मूल पंजीयन प्रमाण पत्र को संशोधित करेगा और उसे लौटाएगा। देखिए, क्या बोला गया है कि
पंजीयन में यदि नाम चेंज करना है तो उन लोग तो आवेदन करेंगे रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार यदि उनको लगा कि हाँ ये ठीक है, उनके अनुसार ये कार्य के अनुसार मैच कर रहे हैं, तो अब उनका तो कहना मानना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, है ना, क्योंकि उनका समिति है नाम रखे। तो ये क्या करेंगे, जो कि सरकार का रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड में पंजीकरण का उपविधि में क्या करेगा, ये अपना भी चेंज कर देंगे और चेंज करके वापस भेज देंगे, लो भाई हम सरकारी डाटा में आपका चेंज कर दिया, अब आप अपने उपविधि में चेंज कर लीजिए। ठीक है, इस स्टेप से उसको क्या कर देगा, लौटा देगा। ठीक, आगे देखते हैं। पंजीयक नए नाम में प्रविष्ट उसके द्वारा रखे गए संस्था के रजिस्ट्रार में करेगा, रजिस्ट्रार नहीं रजिस्टर में करेगा। ठीक है, वही बोला कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड रहेगा उसमें भी करेगा। ठीक, धारा नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, दायित्व में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने गई एवं अपनाई जाने वाली विधि क्या है। तो धारा नंबर 15 के अधीन संस्था के दायित्व में परिवर्तन करने की उक्त धारा के उपबंध के अधीन रहते हुए भी किसी की साधारण सभा में तत्संबंधी पारित ठहराव जिसके दायित्व के परिवर्तन की विधि का स्पष्ट रूप से निर्देश हो, निर्णय लिया जो है जाएगा। इससे कुछ भी क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा है, बनेगा तो ये बनेगा कि दायित्व में जो समिति सहकारी समिति के अपने दायित्व में परिवर्तन करने की पालन करने वाली जो विधि है वो कौन से धारा में निहित किया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन इसका बन सकेगा, बनेगा तो। और वैसे ये वाला क्वेश्चन क्यों बनाएगा, गोल्डन क्वेश्चन छोड़ के ये सब नहीं बनाएगा। ठीक है, धारा नंबर 11 देखिए, संस्था का पुनर्गठन। तो धारा नंबर 11 में इसमें संस्था का क्या है, पुनर्गठन है। ठीक है, और 1960 के धारा नंबर किस में पुनर्गठन है बताइएगा, 16 में है कि 10 में है कि 11 में है कि 18 में है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को पहले बता दिया हूं कि 10 में क्या है, वर्गीकरण है। ठीक है, वर्गीकरण। तो बाकी 3 में क्या है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि संस्था अपने सभी सदस्यों को प्रस्तावित पुनर्गठन की योजना के साथ 21 दिन की लिखित सूचना देकर विशेष साधारण सभा बुलाएगी। क्या बोला गया है कि यदि संस्था का पुनर्गठन किया जाना हो, पुनर्गठन, तो इससे पहले 21 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, और उससे पहले सभा बुलाना पड़ेगा कि हम लोग 21 दिन बाद ऐसा करने वाले हैं बोल के सभी का राय जानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी दशा में जब संस्था अन्य संस्था जिसके आगे अन्य संस्था के नाम से उल्लेख है के साथ एकीकरण या उसको आस्तित और दायित्व के अंतरण, विभाजन या रूपांतरण जैसी की स्थिति हो के लिए विशेष साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से ठहराव पारित करेगा। इंपॉर्टेंट है कितना, 2/3, कितना बोला गया है, 2/3 बहुमत से ठहराव पारित करेगी तथा एकीकरण अथवा आस्तियां और दायित्व के अंतरण करने के दशा में ऐसे ठहराव की प्रतिलिपि अन्य संस्था को भेजी जाएगी। कहने का मतलब दो चीज इंपॉर्टेंट चल के आया है कि यदि किसी संस्था का पुनर्गठन करना है तो 21 दिन पहले सभा बुलाओ और 2/3 बहुमत से उसको पारित करो, और जितना भी उसकी शाखाएं सदस्य है सभी को जो है लिखित तौर पे प्रतिलिपि भेज के सूचित करो। ठीक है, तो ये जो है दिया हुआ है। आगे देखिए, ठहराव प्राप्त करने तथा अन्य संस्था अपने सदस्यों को 21 दिन के लिखित सूचना के साथ पुनर्गठन योजना, वही बात दिया हुआ है, 2/3 बहुमत से पुनर्गठन योजना किया जाएगा। ठीक है, और प्रतिलिपि उस संस्था को भेजेगी जिसे अपना पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। ठीक, आगे देखते हैं, दो चीज बस उसमें इंपॉर्टेंट चल क्या है, आप देखते हैं, मेंबर्स दे आर राइट, लायबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। सदस्य उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार। ठीक है, तो इसका जो मेंशन है धारा नंबर 14 से स्टार्ट होता है। पालन करने वाला जो शर्त है क्या है, यदि किसी भी सोसाइटी में कोई प्रवेश करेगा तो उसके लिए नियम धर्म होगा, है ना, तो वो नियम धर्म क्या है वही दिया गया है। उसके संस्था द्वारा निर्धारित रूप से अथवा पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट रूप से यदि कोई भी हो सदस्यता के लिए लिखित आवेदन न किया हो। ठीक है, क्या बोला है कि वो जो है लिखित आवेदन न किया हो उस आदमी को सदस्य बनाया जा सकता है। उसने कम से कम एक हिस्सा न खरीदा हो तथा उसने पूर्ण मूल्य अथवा अंशों में से
अंशों में ऐसी मांगों पर जैसे कि कमेटी अथवा संस्था की साधारण सभा जैसे भी दशा हो, संस्था की उपविधियों के अनुसार तय किए चुकारा न किया गया हो, ठीक है, उसका आवेदन पत्र कमेटी अथवा संस्था के साधारण सभा जैसी भी दशा हो द्वारा संस्था की उपविधियों के अनुसार स्वीकृत न किया गया हो, उनके अधिनियम नियम तथा उपविधियों में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों को पूरा न किया हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका सदस्य बनेगा। कुल मिला के यदि मान ले जाए ये एक सहकारी संस्था है, तो इसके सदस्य यदि कोई बनना चाहेगा तो वो फ्रेश कैंडिडेट रहेगा तभी बनेगा, ऐसा नहीं कि इसमें से निकल के इसमें चला गया, ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट को बनाया जाएगा। अब देखिए 14 का में क्या दिया हुआ है, अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रयास देने की प्रक्रिया। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या बोला गया है, नाबालिगों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में दिया है। तो न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले अवयस्क को सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश जो है दे सकेगी। धारा नंबर किसमें दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाबालिग अवयस्क का धारा नंबर 14 क में है, ठीक है, धारा नंबर 15 नहीं दिया हुआ है, काम करनी है 16। देखिए वार्षिक साधारण सभा के पूर्व सदस्यों का प्रवेश या हिस्सों का अंतरण, क्या बोला गया, या हिस्सों का अंतरण, उतना खास नहीं है, लेकिन तिथि याद रखिएगा। यदि प्रवेश या अंशों का अंतरण जो है 4 महीने के पूर्व नहीं किया जा सकता, 4 महीने के बाद ही करेगा, ठीक है, कितने महीने के, 4 महीने के बाद ही करेगा। धारा नंबर 17 देखिए, सदस्य का हटाना व हिस्सेदारी की वापसी। याद है, संस्था को 3 मास की सूचना देने के बाद कमेटी या संस्था की साधारण सभा जैसे भी दशा हो की स्वीकृति से संस्था की सदस्य से हट सकेगा तथा हिस्से या हिस्सों की वापसी मांग जो है कर सकेगा तथा मूल ऋणी या जमानतदार के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऋणी न हो। क्या बोला गया है कि यदि कोई सदस्य जो है संस्था से बाहर निकलेगा 3 मास पहले, 3 महीना पहले सूचना देना पड़ेगा, और यदि संस्था उसको निकालेगा तो वही रीजन होगा, दिवालिया घोषित हो, मानसिक प्रताड़ित हो, ये सब उसमें रीजन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, संस्था हिस्सा या हिस्सों के मूल्य की वापसी उप नियम 1 के अधीन सदस्यता से हटाने के दिनांक से 2 वर्ष पूर्ण होने पर रोकी जा सकेगी। क्या बोला है, रोक जा सकेगी, ठीक है, रोक सकेगी। आगे देखिए, रोक सकेगी बोला है ना ये, ठीक है, हाँ। आगे देखते हैं, किसी भी सहकारी वर्ष में संस्था की अंश पूंजी की कुल वापसी ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन को संस्था की प्राप्त अंश पूंजी के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है कि सहकारी वर्ष में संस्था की अंश पूंजी की कुल वापसी ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन को संस्था के प्राप्त अंश पूंजी के 10% से अधिक क्या नहीं होना चाहिए, प्राप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, धारा नंबर 17 का देखिए, ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश समायोजन, ठीक है, कोई सोसाइटी किसी सदस्य या पूर्व सदस्य या मृत सदस्य को ऋण मुक्त करने हेतु रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के उस सदस्य का या उसके उत्तराधिकारी का वंश किसी मांग के भुगतान के लेखे समायोजित जो है कर सकेगा। कहने का मतलब इसमें जो है, यदि किसी का पेरेंट्स का है उसमें जुड़ा हुआ है, यदि कोई भी कारण उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसको लाभ मिलेगा। परंतु सोसाइटी द्वारा ऐसा समावेशन तब किया जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देश किया जाए तब, वरना ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु यह और भी कि कम से कम एक अंश असमायोजित रखा जाएगा जिससे कि वह सदस्य सोसाइटी में अपनी सदस्यता बनाए रखने हेतु समर्थ हो सके। अब देखिए धारा नंबर 19, उत्तराधिकारी का नामांकन। तो धारा नंबर 19 में उत्तराधिकारी का नामांकन दिया हुआ है, जब उसके पेरेंट्स या कोई नामित सदस्य की मृत्यु हो जाएगी तो क्या मिलेगा उसको, जो है लाभ मिलेगा, ठीक है, एक तरीके से अनुकंपा वाला बोल सकते हो इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है इसमें, एक बात इंपॉर्टेंट है कि सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रभावशील न होगा जब तक कि, ठीक है, मृत्यु की दशा में प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि वह लिखित में न किया गया हो तथा सदस्य ने 2 गवाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके उस पर उनकी गवाह न कराई हो।
इस आशय के लिए संस्था में रखी गई पुस्तक में उसे लेखाबद्ध न किया जाए। आगे देखते हैं धारा नंबर 21। रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण जो है, दस्तावेजों का निशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा धारा नंबर 21 के तहत। ठीक है, इसका निरीक्षण करने के लिए देखिए, निम्नलिखित फीस का संदाय करने पर उसकी प्रमाणिक प्रतियां अभी प्राप्त कर सकेगी। कहने का मतलब है हम लोग क्या कर सकते, कोई भी जो सोसाइटी है वो दस्तावेज का निशुल्क निरीक्षण कर सकता है। यदि उसकी प्रतियां चाहिए, उसको उसका फोटोकॉपी उसको चाहिए, ठीक है, तो यदि वो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन चाहिए उसको, तो 5 रुपए जो है एक आवेदन पत्र का लिया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र चाहिए तो इसके फीस कितना है, 5 रुपए है। सोसाइटी की उपविधि यदि जानना है तो इसके यदि फोटो कॉपी चाहिए तो 15 रुपए प्रत्येक जो है कॉपी का रहेगा। ठीक है, प्रतिलिपि का है, ये एक एक प्रतिलिपि का है। सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन जानेगा तो 1 रुपए प्रति फोलियो फोलियो में मिलता है। कहने का मतलब ये कई पेजों का समूह है फोलियो। ठीक है, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने का आदेश यदि जानना हो, प्रति पाना हो तो उसका 1 रुपए प्रति फोलियो रहेगा। वार्षिक स्थिति विवरण पत्रक का 1 रुपए प्रति फोलियो रहेगा। ऊपर का 3 नाम देखना, बाकी सब 1-1 रुपए है। ये भी 1 रुपए है। ठीक है, ये भी 1 रुपए है, ये भी 1 रुपए है। बस इसमें से 2-3 नाम जो है वो देखना, ये वाला देखना। रजिस्ट्रीकरण के लिए यदि आवेदन पत्र चाहिए 5 रुपए लगेगा, और प्रमाण पत्र चाहिए रजिस्ट्रीकरण का तो 5 रुपए लगेगा। सोसाइटी की उप विधियां जानना है, उप विधियां बहुत सारा होता है, नियम ज्यादा पढ़ना लगता है, ज्यादा रुपए लगेगा, 15 रुपए फोटोकॉपी का। ठीक है, बाकी सब जो है 1-1 रुपया वाला है। आगे देखिए संस्थाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी देखते हैं इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो देखिए धारा नंबर 34 साधारण सभा दिया हुआ है। किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 3 महीने के भीतर के कालावधि में ऐसी और कालावधि जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात की जाए, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन तथा प्रथम हस्ताक्षर कमेटी के सदस्यों का चुनाव करने के लिए प्रथम वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाएगा, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो रजिस्ट्रार द्वारा इस नियमित प्राधिकार किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा सम्मेलन जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रथम वार्षिक साधारण सभा को छोड़कर संस्था की सभी साधारण सभाओं को संस्था के मंत्री अथवा संस्था के उप विधियों के अधीन ऐसी सभाएं बुलाने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा जो है बुलाया जाएगा। कुल मिला के साधारण सभा बुलाया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें यह देखना है कि समय का उल्लेख करते हुए और उस सम्मेलन में किए जाने वाले कामकाज के विवरण के साथ उसे सम्मेलन के दिनांक के 14 दिन के पूर्व प्रत्येक सदस्य का जो है क्या होना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य का जो है ऐसी सोसाइटी के मामले में जिसका मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में है, ठीक है, राष्ट्रीयकृत डाक से डाक प्रमाण पत्र के अधीन साधारण डाक से या व्यक्ति प्रदत्त करके, यदि सोसाइटी की सदस्य संस्था 250 से कम हो, या डाक प्रमाण पत्र के अधीन साधारण डाक से यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 250, ये 250 पैसा नहीं है, सदस्य संख्या का बात चल रहा है। ठीक है, और ऐसे मामले में सूचना सोसाइटी के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराई जाएगी। ठीक है, सूचना सभी जगह जो है देय होगा। ठीक है, धारा नंबर 35 देखिए, पंजीयक अथवा उसके प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाए जाने वाली विशेष साधारण सभा। ठीक है, तो विशेष साधारण सभा है तो इसका प्रावधान धारा नंबर 35 में दिया हुआ है। ठीक, आगे देखिए साधारण सभा का अध्यक्ष कौन होगा। तो साधारण सभा का अध्यक्ष जो होगा वो तो होगा ही होगा कि साधारण सभा का अध्यक्ष होगा, ये पोस्ट के बारे में बताया है। और यदि अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका एक उसके अनुपस्थिति में एक उपाध्यक्ष भी रहेगा, वो काम करेगा अध्यक्ष के रूप में, यदि अध्यक्ष नहीं रहेगा तब। ठीक है, और देखिए साधारण सम्मेलन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत है। याद रखिएगा साधारण सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, रजिस्ट्रार, राज्य सरकार, भारत सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार नहीं होगा, सॉरी, रजिस्ट्रार होगा। ठीक,
आगे देखिए धारा नंबर 37, साधारण सभा के लिए गण पूर्ति। तो यदि किसी साधारण सभा बैठना है तो साधारण सभा के लिए गण पूर्ति क्या है, तो 1/10 या 50 से होगी। कहने का मतलब कुल सदस्य संख्या के 1/10वें हिस्से से या 50 सदस्य से होगी। ठीक है, ये इसका जो है गण पूर्ति है, इतना मिनिमम होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। किसी भी सभा में जब तक कोई कामकाज नहीं किया जाएगा, जब तक कि सभा का कामकाज प्रारंभ होने के समय गण पूर्ति न हो, तब क्या होगा। तब देखिए, यदि सम्मेलन के लिए नियम समय के आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो तो सम्मेलन जब तक कि सम्मिलित बुलाए जाने के सूचना पत्र से अन्यथा उल्लेखित न हो सभापति द्वारा ऐसी तारीख ऐसे समय स्थान के लिए स्थगित। कुल मिला के क्या बोला गया है कि आधा घंटा के भीतर इतना गणपूर्ति जो है कोरम पूरा होना चाहिए। 1/10 या 50 सदस्य नहीं हुआ तो किसी भी टाइम के लिए उसको जो है एक निश्चित स्थान के लिए वो क्या है चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, साधारण सभा में कार्यवृत्त देखिए कि उसमें जो कार्यवृत्त कैसे होगा। तो साधारण सभा में जो है कार्यवृत्त उस आशय से लिखी रखी पुस्तक में अंकित किए गए जाएंगे तथा उस पर सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से जो है हस्ताक्षरित कार्यवृत्त उस सभा की सही कार्यविहितों का सदस्य होगा। ठीक है, कुल मिला के इन लोग का एक डायरी होगा, बुक डायरी, जिसके तहत काम किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए यथाशक्ति साधारण सम्मेलन या विशेष साधारण सम्मेलन के कार्यवृत्त ऐसे सम्मेलन की तारीख से 30 दिन के भीतर सम्मेलन के सभापति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण पत्र के अधीन जो है क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं साधारण सभा में मतदान कैसा होगा। तो सब लोग अपना अपना मतदान करेंगे। ठीक है, और सब लोगों का क्या होगा, एक एक जो है मतदान होगा। सभी विकल्प जिन पर साधारण वक्त में मतदान कराया गया हो का विनिश्चय उपस्थित और मतदान कराने वाले सदस्यगण में बहुमत किया जाएगा। बहुमत जो है वो उनका जो है बात माना जाएगा। ठीक है, अधिनियम नियम सोसाइटी के उपविधियों में अन्यथा अपेक्षित किए गए के सिवाय या जब तक सम्मिलित में उपस्थित कम से कम 10 सदस्यों द्वारा मतदान की मांग न की गई हो मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा। जबकि 10 सदस्य लोग का यदि मतदान मांग किया गया है कि इसका जो है पर्चा वर्चा के थ्रू कराया जाए तो पर्चा के थ्रू कराएगा, वरना क्या कराएगा, हाथ ऊपर करो बोलेगा। ठीक है, कौन कौन इसके पक्ष में, भाई हाथ ऊपर करो बोलेगा। ठीक है, अब देखिए यदि मतदान की मांग न की गई हो तो अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा की कोई संकल्प स्वीकृति किया गया है या गिर गया है और कार्यवाही के कार्यवृत्त में इस प्रभाव की गई प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चयात्मक सबूत सबूत नहीं सबूत होगी कि ऐसा संकल्प सम्यक रूप से स्वीकृत किया गया है या गिर गया है, किंतु यह मतों की संख्या या अनुपात जो ऐसे विकल्प के पक्ष में या विरुद्ध अभिलिखित किए गए हों का सबूत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका निर्देश दिया हुआ है और इसमें काम का बात कुछ नहीं है। एक चीज काम का बात है, देखिए देखिए इसमें एक चीज है, चाहे हाथ उठाकर अथवा मतदान में किया गया बराबर मत होने की दशा में सभा के अध्यक्ष जिसे हाथ उठवाए गए हों या मत दिया गया हो दूसरा अथवा निर्णायक मत देगा। हम लोग पहले 1960 में देखे थे। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है अध्यक्ष मान ले जाए एक के साइड अपना दे दिया। ठीक है, एक के साइड अपना दे दिया। मान ले जाए एग्जाम्पल के तौर पे मान ले जाए मैं आप लोग को बताता हूँ, 4 लोग इधर वो किए थे और 5 लोग इधर दिए थे। ठीक है, 5 लोग इधर के पक्ष में थे और 4 लोग इधर के पक्ष में। अध्यक्ष अपना एक मत दिया था इन लोग को, फिर तो ये +1 हो गया था, समझो 4 + 1 बराबर 5 हुआ ना, तो दोनों साइड 5-5 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब अध्यक्ष इसको दिया था 5 हो गया ना, अब क्या करेंगे, दोनों बराबर की स्थिति में हो गया। तब बराबर की स्थिति में हो गया तो अध्यक्ष जो है दूसरा मत फिर देगा और वही मत क्या होगा, निर्णायक होगा। अब वो इधर दे सकता है या इधर दे सकता है, अब जाहिर सी बात है इधर ही देगा और क्या, क्योंकि इधर ही को एक दिया हुआ था। तो इस टाइप से ये जो है निर्णायक मत कौन देगा, अध्यक्ष देगा, दूसरा बार देगा। ठीक है, दूसरा बार या निर्णायक मत। ठीक है, धारा नंबर 43 का देखिए देखिए इसमें क्या बोला गया है। एक बात याद रखिएगा, दूसरा अथवा निर्णायक मत क्यों बोला है पता है, क्योंकि मान ले जाए अगर गलती से इस पक्ष में वोट डाल डाला है वो, ठीक है, गलती से इस पक्ष में वोट डाल डाला है तो वो वापिस से मत देगा, उसको चेंज नहीं करेगा, इसीलिए इसमें दूसरा मत बोला गया है।
ठीक है, दूसरा मत, और वही क्या होगा, उसका निर्णायक मत होगा। ठीक है, अब देखिए समिति के अध्यक्ष या पदाधिकारियों को हटाया कैसे जाएगा। तो हटाया जाने के लिए सदस्य में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या पदाधिकारी को पद से हटाया जाएगा। मान लीजिए यदि 10 सदस्य है तो 10 का 2/3 भाग कितना होता है, 10 दूनी 20/3 बराबर 6, 3 6 18। ठीक है, 3 7 21, तो वही 6.55 आ रहा है। इसको मैक्सिमम समझ लो 7 सदस्य यदि बोलेंगे 10 सदस्य में, तभी जो है अध्यक्ष को हटाया जाएगा, वरना नहीं हटाया जाएगा। ठीक, अब वही है, रीजन क्या है, दिवालिया घोषित हो, ठीक है, या कपट पूर्ण कार्य करता हो, या वित्तीय किसी भी चीज को हानि पहुंचाता हो, या जो है छवि को बदनाम करता हो, वैसे सदस्य को क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जो भी नेगेटिव टाइप का रहेगा उसको निकाला जाएगा। अब देखिए, ऐसा प्रस्ताव समिति के सदस्य में कम से कम 1/3 निर्वाचित सदस्य द्वारा उनके हस्ताक्षर से आरोप पत्र के साथ सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। मान लीजिए किसी सदस्य को हटाओगे तो आप लोग अपील थोड़ी ना करोगे, उसके आरोप में जो है आप लोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करोगे। और मुख्य कार्यपालन अधिकारी किसके, तो सोसाइटी के। ठीक है, अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी किसको बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सीईओ बोला जाता है। तो ये किसका रहेगा, सहकारिता का रहेगा। सहकारिता कहने का मतलब सहकारी समिति जो है उसका सीईओ रहेगा। ठीक है, ऐसा जनपद पंचायत का सीईओ नहीं बोल रहा हूँ, वो तो पूरे जनपद का रहता है, ये इस विभाग का रहेगा। ठीक है, जैसे गूगल का भी सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। ठीक है, उसी प्रकार ये है। ठीक, आगे देखते हैं। किया गया है, ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी को भी भेजी जाएगी। ठीक है, किसको भेजी जाएगी, रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, सहकारी सोसाइटी को भेजी जाएगी। ठीक है, दोनों काम जो है किया जाएगा, एक एक प्रति। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ ऐसा प्रस्ताव होने पर ऐसे प्रस्ताव की तारीख के 30 दिन के भीतर समिति का सम्मेलन बुलवाएगा। कहने का मतलब समिति में क्या करेगा, एक सभा बुलवाएगा तथा ऐसा प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करेगा। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित करता है या प्रस्ताव को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो है वो सम्मेलन कौन बुलवाएगा या सभा कौन कराएगा, तो सभा कराएगा सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सोसाइटी के यथास्थिति सभापति, अध्यक्ष या पदाधिकारियों को समिति के ऐसे सम्मेलन में स्वयं का प्रतिवाद करने अन्यथा का अधिकार होगा। ठीक है, देखिए अध्यक्षता रजिस्ट्रार या इस नियमित उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा। अब देखिए, किसी सोसाइटी के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। यह शक्ति रजिस्ट्रार को धारा नंबर 43 के जरिए जो है प्राप्त किया गया है। ठीक है, बस वही है उसमें उतना। देखिए, ऑडिट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। ठीक है, तो संपरीक्षक, जांच, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, धारा नंबर 50 से स्टार्ट है। संपरीक्षा के लिए प्रक्रिया क्या है भाई, संपरीक्षा क्या होता है, ऑडिट होता है, जो धारा नंबर हम लोग किस में देखे थे, 1960 में देखे थे, अधिनियम देखे थे 1960 में, वही सेम टू 1962 में दिया हुआ है। रजिस्ट्रार सभी प्रकार के सहकारी सोसाइटी के लिए व्यवसाय के आकार, वर्गीकरण, योग्यता तथा एवं अनुभव के आधार पर नियमित की गई धारा 58 के उपधारा 3 तथा के प्रावधानों के अधीन संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म का एक पैनल तैयार करेगा। ठीक है, संबंधित सोसाइटी का साधारण निकाय अपने साधारण बैठक में चालू या आगामी वित्तीय वर्ष में संपरीक्षा के प्रायोजन हेतु संपरीक्षा या संपरीक्षा फर्म के अनुमोदित पैनल से है, इस संबंध में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संपरीक्षा जो है नियुक्त करेगा। ठीक है, ये जो है दिया हुआ है। आगे देखते हैं, सोसाइटी सामान्य निकाय द्वारा संपरीक्षा की नियुक्त की तारीख से 30 दिवस के भीतर संपरीक्षा की नियुक्ति के बारे में रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत या अधिकृत प्राधिकारी को भी संसूचित करेगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि रजिस्ट्रार उसको प्रस्तुत संपरीक्षा सपोर्ट संपरीक्षा रिपोर्ट जो है
से संतुष्ट नहीं है तो वह नए संपरीक्षा या संपरीक्षा फर्म का जो है समानुदेशित दे सकता है, आदेश दे सकता है कि नया बनाया जाए बोल के। ठीक है, ऐसी सोसाइटी के विशेष संपरीक्षण का आदेश जो है कर सकेगा। प्रत्येक सोसाइटी संपरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने के तिथि के 2 माह की अवधि के भीतर उसमें संपरीक्षा की टिप्पणी सहित अनुपालन रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, सब जो संपरीक्षा किसके प्रति जवाबदेही रहेगा? रजिस्ट्रार के प्रति। संपरीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरणियों हिंदी में होगी। किसमें होगा भाई? हिंदी में होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अब देखिए, संपरीक्षा शुल्क का उद्ग्रहण धारा नंबर 50 में किया जाएगा। इसके लिए जो है विभागीय संपरीक्षा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सहकारी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखाओं के संपरीक्षा प्राप्त करने हेतु ऐसे प्रभार का भुगतान करेगी जो कि सोसाइटी के उस रेडियस के अंतर्गत वह आती हो। ठीक है, अनुसूची में निर्धारित मान के अनुसार यदि संधि लेखाकारों के लिए संपरीक्षा शुल्क का मान प्रतिपादित नहीं किया जाएगा तो संपरीक्षा शुल्क का सदाय सोसाइटी द्वारा संधि लेखाकारों को ऐसी शर्त के अधीन किया जाएगा जैसे कि पारस्परिक रूप से सहमति हो। इससे कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी चीज नहीं बन रहा है जो कि आपके काम का लायक हो पेपर के उद्देश्य से। इसमें जबरदस्ती पढ़ के भाजी पाला करने से अच्छा है आगे इंपॉर्टेंट की साइड बढ़े। ठीक है, अब देखिए, राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित संपरीक्षा शुल्क भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। अब देखिए, पक्के चिट्ठे का प्रकाशन। पक्के चिट्ठे का प्रकाशन क्या है? तो चिट्ठे को अपनी पंजीयन कार्यालय में तथा प्रत्येक शाखा में जहां संस्था का कारोबार चलता हो किसी सहज गोचर स्थान पर लगवा कर प्रकाशित करेगा। ठीक है, धारा नंबर 51 का में देखिए, संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 58 का क्यूब धारा 7 में ये जो बात है उसका डिटेल वेरिफिकेशन किया गया है, बाकी और कुछ काम का नहीं है। अब देखते हैं लिक्विडेशन क्या है। परिसमापन। परिसमापन देखते हैं, इसके बारे में आप लोग को 1960 का जो अधिनियम है उसमें बताया हूँ लिक्विडेशन। ठीक है, परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली विधि धारा नंबर 57 में दिया गया है। ठीक है, परिसमापक की नियुक्ति संस्था को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। परिसमापक लिक्विडेशन निम्नलिखित की तारीख सूची बनाएगा। सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, उनके हटाए जाने की दिनांक सहित जो कि धारा 19 के अधीन दायित्व के अधीन हो। ठीक है, किसके अधीन हो? धारा 29, 19 नहीं है, 29 के अधीन दायित्व के अधीन हो। ठीक, मृत सदस्यों उनकी मृत्यु के दिनांक सहित उनके वैध उत्तराधिकारियों के नाम जो उनकी संपदा का प्रतिनिधित्व करते हो तथा जो धारा 29 के अधीन दायित्व के अधीन हो। ठीक है, ये सब जो है दिया हुआ है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि परिसमापक लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को वसूली करने अथवा अपनी ओर से वैध पावती प्रदान करने का अधिकार जो है दे सकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परिसमापक के आधिक्य में की समस्त निहित सहकारी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में अथवा ऐसी अन्य बैंक में जिसे कि पंजीयक मान्य करे जमा की जाएगी तथा उसके नाम से जमा रहेगी। ठीक है, ये बात जो है दिया हुआ है परिसमापक का। ठीक, और बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यदि रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, धारा नंबर 58 देखिए, 58 में क्या दिया हुआ है कि संस्था जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो उसके अभिलेखों का निराकरण धारा नंबर 58 के तहत जो है किया जाएगा। और ये जो है निरस्त करने की आज्ञा जो है दिनांक से 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात पंजीयक द्वारा जो है नष्ट कर दिया जाएगा। 2 वर्ष के पश्चात उसको नष्ट कर दिया जाएगा। और शासकीय समुदेशित द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 58 क में दिया हुआ है। ठीक है, 58 क में दिया हुआ है जो कि नियम 57 और 58 के अधीन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है धारा, ये नियम
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1960 नहीं 1962 ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और जिन लोग न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोग को मिल सके। अभी इसका अच्छा अच्छा प्रश्न के साथ वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि कोई इसका अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, बहुत कम समय में इस सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है पैड क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो है फीस कितना है, 199 रुपये फीस रहेगा। 199 रुपये बहुत कम फीस रखा गया है। ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के लिए 62 61 40 22 66 इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।